आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का एक सैम्पल पेपर। तो यह जो सैम्पल पेपर है यह 2022-23 के सेशन में जो 10th क्लास है उसकी वार्षिक परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। सीबीएसई इसी प्रारूप के आधार पर अपनी वार्षिक परीक्षा लेगा। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा सैम्पल पेपर की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर मुख्य जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रश्न पत्र में 11 पेज छपे हुए हैं, यानी कि 11 पृष्ठ होंगे। और आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं, 18 प्रश्न होंगे। और इस प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे और प्रत्येक भाग को आधार बनाकर उत्तर एक स्थान पर क्रम से लिखने हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार ही आपको आंसर लिखने हैं। और उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का अंक क्रमांक जरूर लिखना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं। प्रश्न का क्रमांक जो है, जो सीरियल नंबर है प्रश्न का, वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। और निर्देशित जितने भी निर्देश हैं, निर्देश किसके निर्देश? प्रश्नों के निर्देश, अर्थात प्रश्नों में क्या कह रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से 4 करने हैं, तो ब्रैकेट में लिखा मिलता है केवल प्रश्न चतुष्टयम या केवल प्रश्न द्वयम, यानी कि जो ब्रैकेट में निर्देश होते हैं वो कितने आंसर आपसे पूछ रहा है, कितने प्रश्न आपको करने हैं, वो सब बातें आपको ध्यान से करनी हैं। यहाँ पर अंक बताए हैं। अपठित जो है आपका 10 नंबर का आएगा, क भाग है। रचनात्मक कार्य जो आएगा आपका ये 15 नंबर का है। व्याकरण जो आपकी आएगी 25 नंबर की, और जो पढ़ा हुआ आपका पुस्तक का आएगा वो आएगा 30 नंबर का। 80 नंबर का पेपर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपठित पैराग्राफ है, गद्यांश है। हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। बिना पढ़ा हुआ आएगा, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इसको अपठित कहते हैं। 10 नंबर का है। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के साथ लिखिए। पुरा पहले अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत से प्रसिद्ध राजानः राजा अभवन हुए। पहले हमारे देश में बहुत से प्रसिद्ध राजा हुए। तेसु उनमें दुष्यंत नामक एक नृपः राजा आसीत् था। उनमें दुष्यंत नामक एक राजा था। तस्य उसकी भार्या पत्नी शकुंतला ने आश्रम में पुत्र को अजनियत पैदा किया। उसकी पत्नी शकुंतला ने आश्रम में पुत्र को पैदा किया। तस्य उसका नाम भरतः आसीत्, भरत था, उसका नाम भरत था। भरतः शैशवावस्थायाम, भरत जो है शैशव अवस्था में यानी कि बचपन की अवस्था में अपि भी आश्रम में सिंह सावकई, शेर के बच्चों के साथ मतलब साथ क्रीडति समय खेलता था। भरत बचपन की अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में आश्रम में शेर के बच्चों के साथ खेलता था। एक बार उसने एक सिंह शावकस्य, शेर के बच्चे के मुख को उद्घाटित खोला, एवदत्त कहा च, और एक बार उसने एक शेर के बच्चे के मुंह को खोला और कहा, जृम्बस्व, मुंह खोलो सिंह, हे शेर मुंह को खोलो। दंतान, वैसे जृम्ब धातु जो है वो जंभाई लेने में भी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसका जो अर्थ लगाएंगे मुंह खोलने के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब जंभाई लेते हुए भी मुंह खोला जाता है, तो 2 अर्थों में यहाँ हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, दंतान, दांतों को, ते तुम्हारे गणेश्यामी गिनूंगा, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। सिंह शावक है, शेर का बच्चा, अपि भी जानाति, जानता स्म था, शेर का बच्चा भी जानता था, यत की भरत है, भरत अपि भी मया सदृश है, मेरे जैसा शिशु अस्थि बच्चा है।
और वो शेर का बच्चा भी जानता था कि भरत भी मेरे जैसा बच्चा है। मया सह मेरे साथ च और क्रीडति खेलता है, अतः इसलिए सह वह भरताय भरत पर भरत के लिए ना क्रोध्यत क्रोधित नहीं हुआ, न च आक्राम्यत और न ही उस पर आक्रमण किया। तत्र वहाँ पर तापसी भ्याम दो तपस्विनियों के द्वारा निषिद्ध है रोके जाने पर अपि भी भरत है भरत कथयति समय कहा, भरत ने कहा, ना हम न अहम न नहीं अहम मैं सिंहात विभेमी, शेर से डरता हूँ मैं, शेर से नहीं डरता हूँ। इत्थम इस प्रकार आसित था स वह निर्भय निडर वीर है वीर भरत है भरत। ऐसा था वह निडर वीर भरत। भरतस्य भरत के अभिधानेन नाम से एव ही अस्माकं हमारे देशस्य देश का, आर्यवर्तस्य आर्यवर्त का नाम है नाम भारतम अभवत भारत हो गया। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न के हम उत्तर लिखेंगे और वो सारे आंसर हमको कहाँ से छांट कर लिखने हैं, पैराग्राफ में से, इस गद्यांश में से। निर्भय वीर है च के आसित, नीडर और वीर कौन था, यहाँ से आ गया भरत। ठीक है, इस लाइन में से, तो इसका एक ही आंसर आएगा भरत, एक पद में आंसर देना है। और ये देखो पहले ही कहा गया था कि निर्देश ध्यान से पढ़ने हैं, ये निर्देश होते हैं, इन तीन में से आपको दो करने हैं केवल प्रश्न द्वय में, ये निर्देश आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, यदि आपको सारे प्रश्न आते हैं तो उतना ही करें जितना पूछा हुआ है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो छात्र शंका में है कि उनका सारे ठीक हैं या नहीं है, तो वो सारे भी कर सकते हैं, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई छात्र सारे प्रश्न कर देता है तो चेक शुरू वाले ही प्रश्न होंगे। मान लीजिए आपने तीनों के तीन कर दिए, तो आपके चेक कितने होंगे, शुरू के दो होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, भारत किसके साथ खेलता था, किसके साथ खेलता था, सिंह सावकई, ये आ जाएगा, ये शब्द इसका दूसरे का आंसर आ जाएगा। पहले का था भरत, दूसरे का था सिंह सावकई, तीसरा है भरत से मातु नाम क्या आसित, भरत की माता का क्या नाम था, बताइए क्या था। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है शकुंतला, ये जो शकुंतला है ये उनकी माता का नाम था। इसके बाद आ गया तीसरा, तीसरे में दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। भरत है सिंह शावकम किम अवदत, बताइए भरत ने शेर के शावक को क्या कहा, शावक मतलब बच्चे को क्या कहा, क्या कहा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भरत है सिंह शावकम किम किम को हम खत्म कर देंगे, जो प्रश्नवाचक हमारा शब्द है उसको खत्म कर देंगे और यहाँ से लिखेंगे जरिम्ब स्व सिंह दंतांते गणेश्यामी, ये लाइन और लिख देंगे। ठीक है, आप प्रश्न का आंसर बनाना सीखें। प्रश्न में जितने भी ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको हटाकर आधी लाइन तो हमको वहीं से प्राप्त हो जाती है प्रश्न में से ही। अब देखो तीन शब्द हमको यहीं से प्राप्त हो गए, भरत सिंह शावकम अवदत्त, उनकी पहचान हमको करनी पड़ेगी जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे। किम था, किम को ख़त्म कर दो क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं, किम की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जरिम्ब स्व दंतांत गणेश्यामी बात कही। इसके बाद है सिंह शावक भरताय किमर्थम ना क्रोध्यत न च आक्राम्यत, बताइए। तो इसकी हम ऐसा करेंगे, ये जो लाइन है सिंह शावक पे जानाती, यहाँ से लेकर और ये पूरी लाइन चलने दो और आक्राम्यत तक लिख देंगे। ठीक है, शेर का बच्चा भी जानता था, यहाँ से शुरू करेंगे हम। शेर का बच्चा भी जानता था कि भरत अपि, ये नीचे वाली लाइन आ गई, अपि मया सदृश शिशुस्ति मया सह च क्रीडति अतः स भरता न क्रोध्यते न च आक्राम्यते। ठीक है, और जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको संस्कृत को समझने में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर अंतिम उपाय जो आपके लिए है प्रश्न
के आंसर को ढूंढने का आप ऐसा करें, 2-3 शब्द कम से कम, जो प्रश्न के 2-3 शब्द होते हैं वो किसी पंक्ति के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, और जिस पंक्ति में मिल जाते हैं वो पूरे पंक्ति आप उठा के आंसर में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है भरतः तापस्यौ किम कथयति समय। भरत ने उन तपस्विनियों को क्या कहा। तो यहाँ ये रहा, भरतः कथयति समय नाहम सिंहात बिभेति, इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भरतः तापस्यौ कथयति, इसमें किम को हम खत्म कर देंगे, ये देखो ऐसे का ऐसा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। भरतः तापस्यौ कथयति समय, अब कथयति समय के बाद ये लिख दो नाहम सिंहात बिभेमि, ठीक है, नाहम सिंहात बिभेमि, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आ गया जी, इस अनुच्छेद का शीर्षक आपको लिखना है। शीर्षक क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर पैराग्राफ डिपेंड होता है, यानी कि जिसकी चर्चा की जाती है सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी की गई है, भरत के बारे में, तो वीर भरत ये लिख सकते हैं आप, ये टाइटल सबसे बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा भरतस्य वीरता लिख सकते हैं, ठीक है, भरतस्य वीरता लिख सकते हैं। अन्य शीर्षक भी आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन वैसा ही लिखें जिसके बारे में चर्चा की गई हो। अब आ गया जी हमारा भाषिक कार्य। इसमें पूछा गया है 3 प्रश्न आपको करने हैं, 4 दे रखे होंगे, 1 ऑप्शन, इसको आप ध्यान से पढ़ते रहें कितने पूछ रखे हैं। इत्थम आसित स निर्भय वीर भरत अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्या है, इसमें आसित जो शब्द है वो क्रियापद है। सदृश इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, सदृश है, जो सदृश है, पैराग्राफ में जो सदृश आया है उसका विशेषण पद क्या है। मया सदृश शिशु, ये देखो विशेष्य पद बताना है, मेरे जैसा शिशु, तो इसमें क्या आ जाएगा, शिशु आ जाएगा। नृपः इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो राजा ने आया था, अनेक राजा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, नृपः का मतलब होता है राजा, ये पर्याय है, पर्याय का मतलब समझते हैं ना, पर्यायवाचक शब्द। अब आ गया गणिष्यामि, गिनूंगा, इस क्रियापद का जो करता है वो कौन है, अहम, मैं गिनूंगा। अनुवाद का जो नियम है उसमें हमने बता रखा है भाई, जी हाँ, जहाँ आमी मिले वहाँ समझ लो अहम मिलेगा, ठीक है, ये आमी। अब एक और यहाँ पर हम बता देते हैं, इस भाषिक कार्य में कई बार छात्र समझ नहीं पाते कि भाई क्या पूछ रखा है, तो क्या पूछ रखा है इसके लिए एक मोटी सी पहचान हम आपको बता देते हैं। ये जो लाइन होती है प्रश्नों की, इस लाइन में आप उन शब्दों को ढूंढें जिसके लास्ट में पद लिखा हुआ है। अब क्रिया पदम, जिस शब्द के बाद में पदम लिखा है समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है, वही चीज़ आपसे पूछ रखी है। क्रिया पदम क्रिया पूछ रखी है, विशेष्य पदम विशेष्य पूछ रखा है, पर्याय पदम पर्याय पूछ रखा है, कर्तृपदम कर्ता पूछ रखा है, ठीक है। अब आ गया रचनात्मक कार्य, इसमें क्या है, आपसे पत्र पूछ रखा है, मंजूषा नीचे दे रखी है। अपने मित्र मुकेश को अपनी भगिनी के विवाह में बुलाने के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखना है। और विशेष बात हम छात्रों को बार बार कहते हैं, आपका नाम पहले ही लिखा मिलेगा, भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति, राजेंद्र आपका नाम पहले ही इसने निर्धारित कर दिया। और मंजूषा भी लिख रखी है, मंजूषा आपको दिखा देते हैं। अब हम भरते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दिनांक लिखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, दिनांक में खाली स्थान तो ज़रूर है, रिक्त स्थान ज़रूर है, लेकिन यहाँ कोई सीरियल नंबर नहीं डाला। देखो यहाँ इस रिक्त स्थान में सीरियल नंबर है 1, यहाँ 2,
3, यानी कि इन्हीं की गिनती होगी जो आपके नंबर लगेंगे, लेकिन ये जो दिनांक वाला रिक्त स्थान है इसकी गिनती नहीं लिखेगी, गिनती नहीं लगेगी। तो जिस तारीख का आपका पेपर हो, मान लो 19 तारीख का पेपर है, अभी सेकंड टर्म है, और सॉरी मिड टर्म है 19/10/2022 को, ठीक है, ये तो मिड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो 19 तारीख को मिड टर्म है दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में, और अन्य भी जो राज्य सरकारें हैं वे भी अपने अपने निर्धारित डेट शीट के अनुसार बच्चों की मिड टर्म की परीक्षाएं लेंगी। तो जिस भी तारीख का आपका संस्कृत का पेपर है यहाँ पर आप वो तारीख लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रिय मित्र मुकेश, सस्नेहम नमः, स्नेहपूर्वक नमस्कार, यहाँ नमः 1 नंबर पर आएगा। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु वहाँ भी होंगे। भवान इदम, आप यह जानकर, 2 पर आ जाएगा ज्ञातवा, जानकर अत्यधिक प्रसन्न है, भविष्य अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यत की मम, मेरी, भगिन्या, बहन का, 3 नंबर पे आ गया भगिन्या, बहन, दिव्याया, दिव्या का विवाह है, विवाह है विजयनगर निवासी, विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश से, श्री वेद प्रकाश के पुत्रेण, पुत्र, वेद प्रकाश के पुत्र। अब पुत्रेण की तरह शब्द देख लो कौन सा है, राकेशेन। तो राकेश के सह 7 दिसंबर मास से, दिसंबर मास की एकादश तिथौ, एकादश होता है 11 तारीख को, निश्चित जाता है, निश्चित हुआ है। इसके बाद है सायं सप्तवादने आगमिष्यति, सायं 7 बजे आएगी, क्या आएगी, वर यात्रा, बारात। 5 आएगा वर यात्रा, वर यात्रा कहते हैं बारात को, बारात जो है सायं 7 बजे आएगी। अस्मिन मंगलावसरे, इस मंगल अवसर पर भगवान आप सपरिवार है, परिवार सहित सादरम निमंत्रित है, सादर निमंत्रित हैं। भवतः आपके स्वपरिवारेण, अपने परिवार के साथ, विवाह से त्रिदिनानि पूर्वमेव, 3 दिन, याद आएगा 6 नंबर पे, त्रिदिनानि, 3 दिन पहले ही, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, व्यवस्थायाम, व्यवस्था में क्या करना है, सहायता। तो यहाँ सहायम 7 नंबर पे सहायम अपि करनी है, सहायता भी करनी है। वे आपको 3 दिन पहले यहाँ आकर व्यवस्था में सहायता भी करनी है। भवतः उपस्थिति, आपकी उपस्थिति, उत्साह विश्वासम से वर्धिष्यते, उत्साह और विश्वास को बढ़ाएगी। किसके उत्साह विश्वास को, जो मित्र है उसका, उसके विश्वास को, यानी कि मम, मेरे, 8 नंबर पे मम आ जाएगा, मेरे उत्साह और विश्वास को बढ़ाएगी। इतोपि, इससे भी ज़्यादा, भवतः आपकी जयपुर दर्शन से, जयपुर देखने की इच्छा सिद्धि, इच्छा भी पूरी, अपि भी भविष्यति हो जाएगी, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गृह पितृभ्याम, घर में माता पिता को मम प्रणाम, मेरा प्रणाम कहना। भवतः आपका अभिन्न हृदय, आपका प्रिय मित्र, अभिन्न हृदय मतलब आपका अपना या जिगरी दोस्त कह सकते हैं। 10 नंबर पे आ गया अभिन्न हृदय। तो यह हमारा हो गया पत्र। अब यहाँ पर यह चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में क्या है, आपको एक चित्र मिलेगा और नीचे मंजूषा मिलेगी। उस मंजूषा में से आपको 5 वाक्य बनाने हैं, और हम छात्रों को सलाह देते हैं छात्र ज़्यादा बड़े वाक्य बनाने की कोशिश ना करें, छोटे से छोटे वाक्य बनाएं। आपके वाक्य सार्थक होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनके अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। क्रीडंती, खेल रहे हैं, उद्यानस्य, बगीचे के, भ्रमंती, घूम रहे हैं, पुष्पाणि, फूल, वृक्षः, पेड़, बालाः, बच्चे, चित्रकार्यम, चित्र का कार्य, हरितिमा, हरियाली, दोलियतः, झूल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हम बनाएंगे, ठीक है। पहला हम बनाएंगे बालाः क्रीडंती, क्या बनाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं बालाः क्रीडंती, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बस 2 शब्दों का एक वाक्य बन गया। उसके बाद लिख दो वृक्षः सन्ति, पेड़ हैं, और अत्र लिख सकते हैं आप इससे पहले, ये अत्र,
अत्र जो शब्द है या अस्मिन चित्रे, दो शब्द हैं, अत्र या फिर अस्मिन चित्रे। ये दो शब्द ऐसे हैं, आप हर एक वाक्य के शुरू में लिख सकते हैं, इनमें को आपका कोई वाक्य गलत नहीं होगा। अब मान लो अत्र बालाः क्रीडन्ति लिख दो या अस्मिन चित्रे बालाः क्रीडन्ति। चलो अस्मिन चित्रे लिख देते हैं। पहला बन गया हमारा अस्मिन चित्रे बालाः क्रीडन्ति। फिर लिख दो अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति या अत्र वृक्षाः सन्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे वाक्य अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके वाक्य मान लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही है कि भाई वाक्य हमको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इन दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे या अत्र, इनमें से कोई सा एक लिख दें। अच्छा, दो वाक्य बन गए। इसके बाद वृक्षाः सन्ति था, बालाः सन्ति लिख दो। आप एक शब्द को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा वाक्य नहीं मिलना चाहिए। अत्र बालाः सन्ति लो, आपका वाक्य बनना चाहिए। ये मत सोचो कि हमने एक शब्द लिख दिया तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हरितिमा हरियाली होता है। अच्छा, बालाः भ्रमन्ति लिख दो, अत्र बाला भ्रमन्ति घूम रहे हैं, अत्र बालाः भ्रमन्ति लिख दो, भ्रमन्ति का मतलब घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या लिखेंगे, अत्र पुष्पाणि सन्ति। यानी कि छोटे छोटे वाक्य हैं, बस आपको पहचान होनी चाहिए किस चीज़ की, वचन की पहचान होनी चाहिए भाई, जो शब्द है वो किस वचन का है। अब देखो, पुष्पाणि बहुवचन है, वृक्षः बहुवचन है, बालाः बहुवचन है, तो इनके साथ में अंति वाली क्रिया आएगी जिसके लास्ट में अंति होगा। ठीक है, ये देखो, अब हमने आपको बताया कि दो शब्द आप लिख सकते हैं, या तो अत्र लिख दो हर एक वाक्य के शुरू में, या अस्मिन चित्रे लिख दो, फिर आप वाक्य लिख दो। अस्मिन चित्रे बालाः क्रीडन्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति, अस्मिन चित्रे बालाः सन्ति, अस्मिन चित्रे बालाः भ्रमन्ति, अस्मिन चित्रे पुष्पाणि सन्ति। इस तरह से आप आसान आसान से वाक्य बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े वाक्य बनाने की कोशिश ना करें, और इतना वाक्य काफ़ी हो जाता है। अस्मिन चित्रे लिखने के बाद दो शब्द तो आपके ये मिल ही गए आपको, उसके बाद छोटे छोटे और जोड़ते चलें आप। ठीक है, अनुवाद के नियम का ध्यान रखें। इसके बाद अब आ गया, क्या आ गया, इसके ऑप्शन में आता है अथवा में, अथवा में आता है आपको एक विषय मिल जाता है, उस पर अनुच्छेद आपको लिखना होता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय को अधिकृत करके कम से कम 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा अनुच्छेद लिखना है। ये भी, इसमें भी आपको 5 वाक्य लिखने हैं वायु प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, इसमें भी आपको मंजूषा मिलती है, लेकिन चित्र वर्णन करें या अनुच्छेद लिखें, करना एक है। स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य, पर्यावरणस्य पर्यावरण की, रक्षकः रक्षक, उद्योगानाम उद्योगों की, प्राणवायु ऑक्सीजन को, वृक्षारोपणम पेड़ लगाना, उपायः उपाय, निर्माण कार्यम निर्माण का कार्य, सहायका सहायक, वाहनानाम वाहनों का, धूम्रः धुआं, श्वास रोगः सांस के रोग। तो ये इनके अर्थ हो गए। अब इनके वाक्य हम बना देते हैं। अब इसमें क्या है, पर्यावरणस्य रक्षक, वायु प्रदूषण के ऊपर है। ठीक है, अब पहला वाक्य लिख दो, वृक्षाः पर्यावरण रक्षकाः सन्ति, वृक्षाः, फिर ये लिख दो पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति, पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति। जो पेड़ हैं वो पर्यावरण के रक्षक हैं। ठीक है, इसके बाद और लिख दो, वृक्षाः स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम
स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, है ना, प्रदानम करोति। ऐसे ऐसे आसान आसान से आप सब वाक्य बनाते रहें। देखो हमने 2 वाक्य बना दिए। वृक्षः स्वास्थ्यम प्रदानम कुर्वन्ति, सॉरी कुर्वन्ति आएगा यहाँ, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि बहुवचन है। ठीक है, क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर कुर्वन्ति लिखें। पेड़ पर्यावरण के रक्षक हैं, पेड़ स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं। इसके बाद वाहनों का जो धुआं है नुकसानदायक है बहुत ही, ऐसे लिख दो, या हानिकर है अस्ति, नुकसानदायक है। वाहनों का जो धुआं होता है वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसके बाद वृक्षारोपणम करणीयम, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, करणीयम मीन्स करना चाहिए। इसके बाद लिख दो वृक्षः प्राणवायुम, वृक्षेभ्यः लिख दो, वृक्षेभ्यः प्राणवायुम प्राप्नोति, एक मिनट, पेड़ों से प्राणवायु प्राप्त होती है, प्राप्नोति। ठीक है, इस तरह के आप वाक्य लिख सकते हैं बना बना के, जहाँ भी आपको सुविधा ठीक लगती है, आप जहाँ भी अपने आप को सही महसूस करते हैं कि यहाँ पर मैं चित्र वर्णन के वाक्य सही बना लूँगा या फिर अनुच्छेद के, तो आप उसी का कार्य करें। ठीक है, इसके बाद 5 वाक्य आपके आएंगे जहाँ पर आपको हिंदी के वाक्यों की संस्कृत आपको बनानी होगी। 7 वाक्य दे रखे हैं, लेकिन 7 में से आपको 5 करने हैं क्योंकि ये निर्देश है। सबसे पहला हमारा वाक्य है, उसने संस्कृत पढ़ी। उसने संस्कृत पढ़ी। अब उसने का मतलब होता है वह या उसने, एक ही बात है, स। संस्कृत पुस्तक पढ़ी, संस्कृत पुस्तकम। अब पठ धातु है, पठती, पठते, पठन्ति। लंग लकार में भूतकाल होता है और भूतकाल में स के साथ पहली लाइन का पहला शब्द जुड़ जाएगा। अनुवाद का नियम ध्यान में रखें, लकार चाहे कोई सा भी हो, जो अनुवाद का नियम है वही काम आएगा। यदि आपको अनुवाद नहीं बनाना तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर संस्कृत व्याकरण के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें अनुवाद और अशुद्धि संशोधन की एक ही वीडियो है, उसको ध्यान से देखें और समझ लें, आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। इसके बाद है, मेरे घर के पास विद्यालय है। मम घर के पास, गृहस्य समीपे विद्यालय अस्ति, विद्यालय है अस्ति, ये इसकी संस्कृत बन जाएगी। अब है, वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। वसंत है, सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु, कारक का ज्ञान आपको होना चाहिए कि में पर ये कहाँ आते हैं। ऋतुषु श्रेष्ठ है अस्ति, श्रेष्ठ है, वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। इसके बाद, बच्चों तुम सब उधर मत जाओ। हे बालाहा लिख दो या भो बालाहा लिख दो,
बहुवचन में संबोधन आ गया। तुम सब उधर मत जाओ, यूयम तत्र माँ गच्छत। अब ये लोट लकार में आएगा। लोट लकार होता है आज्ञा देने के लिए। लोट लकार किसके लिए होता है? आज्ञा देने के लिए। तो यहाँ आज्ञा दी है उधर मत जाओ, लोट लकार आ गया। और योयम, योयम के साथ में मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। इसके बाद 5वां वाक्य है, छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे। छात्राः कक्षायां भोजनं न करिष्यन्ति। ठीक है। इसके बाद आ गया शिवाजी शक्तिमान राजा था। शिवाजी शक्तिमान राजा का राजा लिख दो या नृपः लिख दो, और अस धातु लंग लकार में बनेगी आसित था। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ भारतीय संस्कृति, अब ये भारतीय क्यों लिखा? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति जो है संस्कृति विशेष्य है और भारतीय विशेषण है। तो ये जो विशेषण होगा विशेष्य के अनुसार होगा। संस्कृति स्त्रीलिंग है तो भारतीय स्त्रीलिंग बन गया। विश्व प्रसिद्ध सन्ति अस्ति। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध स्त्रीलिंग है ना संस्कृति, तो इसलिए हमने भारतीय को भी स्त्रीलिंग बना दिया और प्रसिद्ध को भी स्त्रीलिंग। ठीक है। इसके बाद आ गया 5वां प्रश्न हमारा। 5वां प्रश्न है, इनकी संधि विच्छेद बनानी है। संधि या संधि विच्छेद करना है और केवल 4 का करना है। तो सरह तवी जो अंडरलाइन शब्द हैं उनकी संधि और संधि विच्छेद दोनों करने हैं। अगर संधि विच्छेद है तो संधि करो, संधि है तो संधि विच्छेद कर दो। तो यहाँ पर सरस तवी आ जाएगा, सरस तवी। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए संधि के ऊपर, संधि विच्छेद के ऊपर, और जो भी व्याकरण के कार्य हैं। चक्षुर नामनी। और छात्रों को यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी संधि हमको पेपर में मिल गई और ये संधि हमने की ही नहीं। ऐसा नहीं है। जो संधि या संधि विच्छेद होते हैं ये आपके पढ़े हुए पाठ में से भी आ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, पढ़े हुए पाठ में से भी आ जाते हैं। अब है उत्वहति उद्वहति। और विशेष बात मैं आपको छात्रों को बता देता हूँ, ये जो सैंपल पेपर हम कर रहे हैं ये सीबीएसई की जो वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि मार्च अप्रैल में जो भी 10th क्लास के पेपर होते हैं उसके आधार पर हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये मिड टर्म के आधार पर नहीं है, ये वार्षिक परीक्षा के आधार पर है। ठीक है। लेकिन काफ़ी कुछ इसमें से भी आपको मिड टर्म में सहायता मिल सकती है, इसलिए इस पर आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। श्यान न समाविष्ट। अब ये देखो श्यान न, ये जो लाइन है ना पहले पाठ में से है, सूची पर्यावरण में से। और कुछ छात्र ये देखते होंगे कि हमने संधि तो कर ली, संधि समझ भी ली, लेकिन उनमें नहीं है, ये पाठ में से आई है। ठीक है। ये नामधेय, उत्वहति, ये सारी की सारी है ना पाठ में से आई हुई संधि है। तो छात्र ये ना सोचे कि भाई हमने संधि अलग की है और ये संधि कहाँ से आ गई। पाठ का जो भी अभ्यास कार्य होता है उसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। उसमें भी व्याकरण के बहुत सारे होते हैं टॉपिक जो आपके काम आते हैं। नाम ध्येय भवति, तो इसका ध्येय का ध्येय बन जाएगा नाम ध्येय भवतो। बस ये इस तरह से इनकी संधि या संधि विच्छेद बनेगी। पहले वाले की क्या बनी,
सरस्तवी, दूसरे की चक्षुः प्लस नामनी, इसका उतवहती का उद्वहती बन जाएगा, इसका स्यान्न स्यातन, ठीक है, नामधेयो बन जाएगा, नामधेयो भवतो। तो ये हो गया हमारा संधि का प्रश्न। अगला आ गया समास। अब समास में विग्रह करना है या समास करना है, दोनों काम करने हैं। कुटुंब वृत्तांत है, इसमें से ऑप्शन आपको दिया हुआ मिलेगा, ऑप्शन में से आपको बताना है। परिवार की घटना, परिवार का वृत्तांत, तो कुटुंबस्य आ जाएगा गय वाला। दूसरा है समान शीलम व्यसनम ये शाम तेसु सख्या, समान आचरण और व्यवहार जिसका होता है उनमें मित्रता होती है। अब यहाँ से ध्यान देने की बात यह है, आप पहले पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, आधा प्रश्न आपका वही मिल जाएगा। देखो तेसु, लास्ट में सु मिल गया ना, ये जितना भी अंडरलाइन था उसके लास्ट में क्या मिल गया, सु, तो सु वाला लगा दो। अगर मान लो 1% आपको ये ध्यान से हट जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मान लो आपको याद करना याद नहीं रहा है, आपने याद नहीं किया समास को, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ आप ढूंढने की कोशिश करें, प्रश्न को बार बार अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, काफ़ी कुछ प्रश्न के अंदर ही छिपा होता है। तो यहाँ पर है निर्मलम। अब इसका क्या बनाएंगे, जहाँ पर मल का अभाव हो, यानी कि गंदगी का अभाव, उसको निर्मल कहते हैं, तो अभाव, ठीक है। अब देखो अगर बच्चे इसके अर्थ को समझेंगे ना, निर्मल का मतलब क्या होता है, जहाँ मल का अभाव हो, गंदगी का अभाव, तो निर्मलस्य अभाव है। व्याघ्र चित्र कऊ, दो हैं, तो दो हैं, लेकिन दो एक एक मिलके दो बने हैं, तो व्याघ्र है चित्रकश्च, गह वाला आएगा, ठीक है। अब स वृषभम च नित्वा, अब इसमें एक एक बैल है, तो दो बैल बन गए वृषभु, ठीक है। ये हमारा हो गया समास वाला। इसके बाद आता है प्रत्यय वाला। अच्छा, यहाँ पर छात्रों को एक बात विशेष रूप से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको शब्द और प्रत्यय नहीं मिलेंगे, शब्द की जगह पर प्रकृति शब्द लिखा हुआ मिलता है। भाई प्रकृति प्रत्यय को अलग करो। कुछ छात्र ये प्रकृति शब्द देख के है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रकृति, ये कहाँ से क्या आ गया प्रकृति। भाई प्रकृति जो है आप शब्द मान के चलो इसको, ये शब्द का पर्यायवाचक मान के चलो इसको, और इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति प्रत्यय का मतलब है शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने हैं बस। ये मत सोचो ये प्रकृति कहाँ से क्या आ गया, प्रकृति है ही नहीं था कुछ प्रत्यय वाले चैप्टर में। भाई ये जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है पेपर बनाने वाला। तो यहाँ पर कुपिता, टाप प्रत्यय अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो हमने वीडियो में बता भी रखा है। आप व्याकरण की हर एक पॉइंट की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टाप प्रत्यय देखिए, मैंने कहा था जिसके लास्ट में आ की मात्रा हो तो वहाँ टाप प्रत्यय होता है। अब टाप तो यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है, लेकिन ये जो पुल्लिंग होता है, जो पुल्लिंग वाला शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग बनाता है। कुपिता तो पहले ही सेम टू सेम है, इसको स्त्रीलिंग में टाप क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम कुपित को, ठीक है, खाया जाएगा। अब बुद्धि प्लस मतुप, अब जिस छात्र ने मतुप प्रत्यय पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर ठीक है, बुद्धिमती भी ठीक है और बुद्धिमान भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमती रहेगा, ठीक है, क्योंकि बुद्धिमती के बारे में हमने पढ़ा है, पाठ को पढ़ा है, इसलिए प्राथमिकता इसको मिलेगी, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, बुद्धिमान, ठीक है, दोनों मतुप में दोनों बन जाते हैं, धनवान, इक्षुवान, इसके बाद सम प्लस त्व समत्वम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया ठक प्रत्यय वाला, दिन प्लस ठक, तो दैनिक आ जाएगा, इसका दैनिकम आ जाएगा।
दैनिकम, दैनिकम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर छात्रों को एक बात और हम बताते चलते हैं। छात्र ये ना समझें कि आपको केवल प्रत्यय ये ठीक बताना है या गलत बताना है, जोड़ना है क्या है, इसके साथ आपको वाक्य भी पूरा पढ़ना है। अब देखो, ये जो बुद्धिमती हमने बोला है ये क्यों ठीक है बताइए। ठीक तो बुद्धिमान भी है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने कहा बुद्धि प्लस मतु पर सा भयात विमुक्ता हुआ है, भया से विमुक्त होगी। सा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग बुद्धिमती आएगा। ये 100% ठीक है और ये 100% गलत है, ठीक है। तो आपको पूरा वाक्य पढ़ना है। अब तदेव, तत्, तत् जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए समत्व का समत्वम बनेगा, ठीक है। अब आ गया जनः प्रातः प्रतिदिनम समाचार पत्रम। अब ये पत्रम जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए दैनिकम बनेगा, ठीक है। ठीक तो दैनिक भी है, दैनिक भी है, लेकिन ये पूरे 100% गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि समाचार पत्र जो है नपुंसकलिंग है, पत्रम शब्द पत्रम की जगह पत्रम की तरह दैनिकम आएगा, ठीक है। यानी कि ये विशेषण और विशेष्य वाला चक्कर यहाँ पर चल जाता है। जैसा आपको विशेष्य मिले वैसा ही आपको विशेषण बना देना है। अब मान लो इसमें क्या था, वह बुद्धिमती है, ठीक है, उसकी विशेषता थी बुद्धिमती सा। अब सा जैसा है, सा कैसा था? स्त्रीलिंग था, तो स्त्रीलिंग वाली विशेषण बना। अब वह समान है, वह समान है, तो ये दोनों जो है एक जैसे बनेंगे। अब दैनिक समाचार पत्र, ये समाचार पत्र जो है दैनिक है, इसकी विशेषता है। ये समाचार पत्र विशेष्य है तो दैनिकम इसलिए बनेगा। अब एक रूपता महताम, महान व्यक्तियों की एक रूपता। अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है। बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें तल प्रत्यय है, क्योंकि जिसके लास्ट में ता हो तो वहाँ तल प्रत्यय आ जाएगा। एक रूप प्लस तल। अब आ गया जी वाच्यानुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखित। नीचे लिखे गए संवाद को पुनः लिखना है। अब 8वां प्रश्न है। अब यहाँ पर कुछ तो आपको अपने पाठों का स्मरण रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अनुवाद के नियम को ध्यान रखिए। अब देखिए, मल्लिका प्रतिष्ठे किं त्वं संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीं द्रष्टुम्। अब गम्यते, गच्छति, गच्छसि, गच्छति, गच्छामि, इनमें से क्या आएगा? आप इस बात का ध्यान रखें, अनुवाद का नियम आपको क्या कहता है। ती, आमी, सी। अब इनमें से कौन सा शब्द इस पंक्ति में मैच करता है? आमी के साथ में अहम होना चाहिए, अहम यहाँ पर नहीं है। ती के साथ में स या सा होना चाहिए, वो भी नहीं है। सी के साथ में त्वम होना चाहिए, अब त्वम यहाँ पर है, तो त्वम के साथ में सी आएगा तो गच्छसी बनेगा इसका, ठीक है। इसके बाद प्रतिष्ठा कहती है न मल्लिके मालिके तत्र न गम्यते मया, मया तत्र न गम्यते, मेरे द्वारा वहाँ नहीं जाया जा रहा है, ठीक है। अब उसको तो बता रही है, मालिका को खुद के बारे में बता रही है, तो इसलिए मया लिखेंगे, ठीक है। तव्या गलत होगा। वाक्य की बनावट तव्या के द्वारा ठीक हो सकती है, लेकिन मया, प्रतिष्ठा खुद कह रही है, प्रतिष्ठा कह रही है मालिका को, हे मालिके मेरे द्वारा वहाँ पर नहीं जाया जा रहा, ठीक है। अब मालिका कहती है अधुना त्वया गृहे किम न क्रियते, वाच्य परिवर्तन है ये, ठीक है। इसमें ते वाले आएंगे। इसके बाद प्रतिष्ठा कहते हैं स्वयं परीक्षा भविष्यति, अतः मया अधुना
पठ्यन्ते, क्या पठ्यन्ते, पुस्तकानि पठ्यन्ते। आज मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी हैं। इसके बाद कालबोधक शब्द आ गया। कालबोधक शब्दों में देखिए, समय आपको संस्कृत में लिखना है। 15 को क्या कहेंगे, सपाद। तो हमने कहा है, जो आप हमारे वीडियो को देखेंगे समय वाली को, हमने कहा है भाई ये जो है ना सवा, साढ़े, पौना, ये अलग लिखो, ठीक है, अलग लिखो। ये सार्ध चतुर्वादने लिख दो इसका, और वादने लिख भी रखा है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चतुर को आप अकेला लिख सकते हैं, सार्ध चतुर, ठीक है, इतना चतुर, रह हलंत रहेगा। ये पंच का तो 5 पूरा का पूरा है। पौने 7, पौने को क्या लिखेंगे, पादोन। हमने कहा इन शब्दों को मिलाओ मत, अलग अलग लिखो। पादोन 60, पादोन सप्त, सॉरी, पौने 7 है ना, 6:45, तो पादोन सप्त। अब 7:30 है तो सार्ध सप्त लिख दो। सार्ध अलग लिखो और सप्त अलग लिखो, अलग अलग रखना। हाँ, 2 है पूरा, द्विवादने बस। और ये वादनम वादने अगर पेपर में लिखा हुआ पहले ही वाक्य में मिल जाए, फिर आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो वादने पहले लिख रखे, भाई हम 2-2 बार क्यों लिखें, 2-2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। जब पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है 2 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर उचित अव्यय शब्द छांटते हैं। केचिद अम्बोदाह गर्जन्ति, कुछ बादल गरज रहे हैं। बताओ, कुछ बादल गरज रहे हैं, वृथा, बेकार में, कुछ बादल बेकार में गरज रहे हैं। यदि हम कृष्ण वर्ण हैं, यदि मैं काला हूँ, त्वम किम गौरांग, तुम क्या गोरी हो, तो इसमें आ जाएगा तो तुम क्या गोरी हो। अयम प्रवास है अति दीर्घ है दारुण है, यह जो यात्रा है बहुत दीर्घ है, दारुण है, च और कष्टदायक है। तीसरा, ये राम वाले पाठ में से आया है, जो शिशुलाल नाम पाठ है। भवान कुतः भयात पलायित है, आप किसके भय से भाग रहे हैं। ये व्याघ्रमारी वाले पाठ में से आया है, ठीक है। तो यानी कि यदि आप पाठों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आधा काम तो आपका आपके पाठ ही करवा देते हैं। कुल मिला के जो आपकी व्याकरण है, अव्यय है, पेपर में घुमा फिरा के कुछ न कुछ उनमें से ही आ जाते हैं जो आपका पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गए हमारे अव्यय। इसके बाद 11वां प्रश्न आ गया। 11वें प्रश्न में आपको क्या करना है, अशुद्ध पदाय, अशुद्धि संशोधन है ये। अशुद्ध पदाय के लिए, अशुद्ध शब्द के लिए उचित पद को चुन करके आपको वाक्य पूरा लिखना है। और एक बात का ध्यान रखें, आपको वाक्य पूरा लिखना है, पुनः लिखना है, पुनः लिखत, दोबारा से लिखना है। छात्र केवल ऑप्शन को टिक लगा के या केवल ऑप्शन वाला शब्द लिख कर ही ना आए, जो पूछ रखा है उसको ध्यान से पढ़ें। पहले प्रश्न में पूछ कर रखा है, इसने कहा वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब भाई 1-1 नंबर के सवाल हैं, अगर आप एक एक शब्द के हिसाब से चलेंगे तो बहुत थोड़ा पड़ेगा। जो कंडीशन है प्रश्न की उसको पूरा कीजिए। तवाम पितुः नाम किम अस्ति, तवाम का मतलब होता है तुमको, पिता का नाम क्या है, तव, ये आ जाएगा तव, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ठीक है। अब आपको वाक्य देखने हैं। ते स्वः विद्यालयम गच्छन्ति, वे कल विद्यालय को, गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं, और स्व का मतलब कल, कल जाते हैं, कल नहीं जाते, कल तो जाएंगे, गमिष्यन्ति, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में कौन से शब्द का क्या अर्थ है। स्व जब आने वाला कल है तो गच्छन्ति तो वर्तमान काल में हो ही नहीं सकता, गमिष्यन्ति होता है। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर है वह दुष्ट, धूर्ता। अब ये धूर्ता जो है एक बिंदी के कारण गड़बड़ हो गई, विसर्ग के कारण, विसर्ग लगा दिए तो बहुवचन बन गया, सा एक वचन है,
सा एक वचन है तो बिना बिंदी वाला आएगा धूर्ता, दुष्टा। ठीक है, स बुद्धिमती, अब स जो है ये पुल्लिंग होता है, इसका ध्यान रखें। अनुवाद के नियम को आप पढ़ेंगे, वहां पर भी हमने बता रखा है भाई स पुल्लिंग है और बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो कैसे आ जाएगा, सा आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर सा, ये वाला। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में से पढ़ा हुआ शुरू होता है यहाँ पर, पठित अवबोधन। इसमें पढ़ा हुआ गद्यांश है, इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। कश्चित कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में एक है एक शरीरेण, शरीर से दुर्बल है, कमजोर, जुवेन, जुए के साथ गंतुम, चलने के लिए असक्त है, असमर्थ, च और आशित था। उनमें से एक शरीर से दुर्बल था और जुए के साथ, जो बैलगाड़ी का जुआ होता है उस जुए के साथ चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है किसान तम उसको, दुर्बलम कमजोर, वृषभम बैल को, उस कमजोर बैल को, तोदनेन उसके क्या कहते हैं चाबुक के साथ, नुद्यमान है उठाने के लिए प्रयास, अवर्तत कर रहा था। स वृषभ है वह बैल, हलम उड़वा, हल को उठाकर, गंतुम असक्त है, चलने के लिए असमर्थ होकर, क्षेत्रे पपाता, खेत में गिर गया। क्रुद्ध है, कृषि वाला है क्रोधित किसान ने, तम उत्थापित, तुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यत्न में क्रोध प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, वृषभ नोत्थित है बैल नहीं उठा। भूमौ, भूमि पर, पतितम पड़े हुए, गिरे हुए, स्वपुत्र में अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सारी गायों की, मातुः माता, सुरभि, सुरभि के नेत्राभ्याम आँखों से, अश्रोणी आंसू, आविरासन निकल पड़े, आंसू निकल गए अपने पुत्र को देखकर सुरभि की आंखों से। तो सुरभि, सुरभि की, इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिपय, देवताओं के राजा ने, ताम अपृच्छत, उसको पूछा, अय शुभे, अरे कल्याण करने वाले, किम एवं रोदिसी, ऐसे क्यों रो रही हो। सा वह, च और बोली, भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम, दीनता को यानी कि लाचारी को, दृष्टवा देख कर, अहम रोदिमी, में रो रही हूँ। स दीन, वह लाचार है, इति जाननपि, ऐसा जानता हुआ भी, कृषक किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत प्रकार से दुख दे रहा है। सह वह, कृच्छ्रेण, कठिनाई से, भारमुद्वहति, वजन को उठा रहा है। इत्रमेव, इससे ज्यादा भी, दूरम वोडम, जुए को उठाने में, स न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान, ऐसा आप, यह आप, पश्यति न, देख नहीं रहे, इति प्रत्योचत, ऐसा जवाब दिया। अब यहाँ पर एक पद वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक पद में उत्तर है, जो कि 2 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। कै क्षेत्रे एतत्, कौन खेत में गिर गया, खेत में कौन गिर गया। कहाँ से आप इसका आंसर आप छांटेंगे। ये क्षेत्रे पपात है, ये बैल गिर गया। ठीक है, वृषभ है, इसका आ जाएगा आंसर। दूसरा है, सुरभि का साम माता आसी, तो सुरभि जो है किसकी माता थी, सर्वधेनु नाम मातु। क्या आ जाएगा इसका आंसर, सर्वधेनु नाम। इसके बाद कृषक है कम बहुधा पीड़ियते समय है, किसान किसको बहुत प्रकार से दुख दे रहा था, किसको दुख दे रहा था, बैल को। तो इसका भी क्या आ जाएगा, वृषभम आ जाएगा, वृषभम। यहाँ पर लिखा है तम बहुधा पीड़ियते, तम, तम का मतलब किसका, बैल को।
पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। सुरभि क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी सुरभि? तो स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र का दीनता देखकर, ये आ गया पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र का दैन्य देखकर। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे सुरभि रोदिति समय, पुत्र की दीनता देखकर सुरभि रो रही थी। इसके बाद आ गया पतितम वृषभम उत्थापयितुम कै प्रायतत, गिरे हुए बैल को उठाने के लिए किसने प्रयत्न किया? तो इस पूरी लाइन को आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरी लाइन इसका आंसर मान ली जाएगी। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। ऐसी कैसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है सुराधिपय काम अपृच्छत। सुराधिपति ने किसको पूछा? सुराधिपय ताम अपृच्छत। ताम कौन है? सुरभिम। इसकी जगह काम की जगह क्या आ जाएगा? सुरभिम शब्द लिख दो। बाकी सारी लाइन आप सेम टू सेम रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगा देना, तभी आपका आंसर माना जाएगा। सुरभि ओ सुराधिपय है, सुरभि सुरभिम अपृच्छत। सुराधिपति ने अर्थात देवताओं के राजा ने सुरभि को पूछा। इसके बाद आ गया मातु सुरभि की आंखों से आंसू निकल गए। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? अब निकल गए, क्या निकल गए? आंसू, तो अश्रुणी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा। कृषि वाला हेति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। कृषि वाला का मतलब होता है किसान। किसान की विशेषता क्या है? विशेषता किसको कहते हैं? विशेषण को, इसलिए मैंने विशेषता बोला है भाई। विशेषण पद, किसान कैसा था? क्रोधित किसान था, ये लिखा हुआ क्रुद्ध है। किसान की विशेषता क्रुद्ध है आ जाएगा इसका। तीव्र गत्या इत्यस्य पर्याय पदम प्रयुक्तम। तेज गति से इसका पर्याय पद क्या है? जवेन। जवेन का मतलब तेज गति से, ठीक है। जवेन, हाँ, जवेन के दो अर्थ होते हैं, जुआ भी होता है और तेज गति से भी होता है। यहाँ जवेन का अर्थ हम तेज गति से लगा देंगे, ठीक है। धुरिम, धुरिम भी होता है, तो जवेन आ जाएगा इसका अर्थ, तीव्र गत्या का पर्यायवाचक शब्द। इसके बाद आ गया श्लोक। श्लोक के भी आपको इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उदीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यते। कहे हुए का अर्थ पशु के द्वारा भी समझा जाता है। हयास्त नागास्त वहंती बोधिता। हाथी और घोड़े भी प्रेरित किए जाने पर सामान को ले जाते हैं। अनुक्तम अपि उहति, और बिना कहे हुए का भी अर्थ समझ जाता है। पंडितो जन है समझदार व्यक्ति, पर इंगित ज्ञान फला बुद्धि है, दूसरे के इशारे से ज्ञान रूपी फल वाली होती है बुद्धियाँ। तो कीदृशः नागाः वहन्ति, कैसे हाथी सामान को ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं? बोधिता, पहले का आ जाएगा बोधिता। पशुना कीदृश अर्थ है गृह्यते, पशु के द्वारा कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो उदरितो अर्थ है, ये आ जाएगा। कहे हुए का अर्थ है परंगित ज्ञान फला का भवंती, दूसरे के इशारे के ज्ञान रूपी फल वाली क्या होती है? तो बुद्धि आ जाएगा इसका तीसरे का आंसर। इसके बाद आ गया पूर्ण वाक्य में पंडित है जन है किम करोति। पंडित यानी कि समझदार व्यक्ति क्या करता है? तो पंडित है जन है अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है। इतना भी अगर आप उल्टा सीधा लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में ये मत सोचें कि भाई हमने कोई शब्द आगे पीछे लिख दिया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो विभक्ति है
वो विभक्ति अपने अर्थ को निश्चित रूप से रखती है, कोई अर्थ गड़बड़ नहीं होगा। अनुक्तमपि होती पंडितो जन है, ऐसे का ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं तो पंडितः जन है इतना लिख के फिर लिख दो अनुक्तमपि होती, ठीक है, फिर इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है मतयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धियाँ जो होती है वो कैसी होती हैं, तो परिंगित ज्ञान फला, अगर इतना आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सीधा इसका आंसर चला जाएगा। अगर आप सीधा आंसर लिखना चाहते हैं, यानी कि आपका ये भी श्लोक की लाइन कह रहा हूँ मैं, अगर आप सेम टू सेम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आंसर में। अगर आप यहाँ लिखेंगे सीधा वाक्य बना के तो फिर आप लिख देना मतयः परिंगित ज्ञान फला भवन्ति, मतयः परिंगित ज्ञान फला भवन्ति। इसमें बस कीदृशी है को काट देना, आप कीदृशी है को काट देना और परिंगित ज्ञान फला यहाँ लिख देना। इसके बाद है के बोधितः वारम वहन्ति, कौन कौन प्रेरित किए जाने पर भार को ढोते हैं, तो जो पहली आधी लाइन है तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, ये इसकी आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हयास्त नागा से वहन्ति बोधितः, इतना आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप वहन्ति के साथ में भारम और लिख सकते हैं, यहाँ पर भारम शब्द लिख दे, हयास्त नागास्त भारम वहन्ति बोधितः, ठीक है, ये हो जाएगा भारम बिंदी आएगी ऊपर। इसके बाद आ गया नागा से वहन्ति बोधितः, इस वाक्य में क्रिया क्या है, क्या है, बोधिता, बोधिता है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो विशेष्य और विशेषण वाला हो गया कि प्रेरित किए हुए विशेषण है, ये तो क्रिया है वहन्ति, क्या है वहन्ति। अब आ गया गजः का पर्यायवाचक शब्द क्या है, नागा, ये जो नागा शब्द है ये गजा का पर्यायवाचक है, नागा आ जाएगा इसका, ठीक है, नागा, ये हो गया हाथी का। पंडित है इत्यस्य विशेष्य पदम किम, पंडित का विशेष क्या है, पंडित का मतलब समझदार, समझदार व्यक्ति, तो जन है, इसका आ जाएगा जन है, ठीक है, ये आ गया। अब 14वां प्रश्न हमारा आ गया, 14वां प्रश्न है नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरस्तु क्रोधित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। भाई हाथी उस पेड़ को अपनी सूंड से आलोडयितुम इच्छति हिलाना चाहता है, परंतु वानरः तो क्रोधित्वा, बंदर तो कूदकर अन्य पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम, ऐसे हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, ये गजम गलत आ गया यहाँ, वानरम आना चाहिए था यहाँ पर वानरम। ऐसे बंदर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति दौड़ते हुए को देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, शेर कहता है भो गजय अरे हाथी माम अपि एवं, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पर ये भी ठीक है, जो ये गजम लिखा है ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बंदर तो कूद जाता है, तो उस प्रकार जो हाथी है बंदर के पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति दौड़ते हुए को, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, हाथी उस पेड़ को ही अपने सूंड से तोड़ना हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाते हुए को देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, शेर कहता है भो गज अरे हाथी माम अपि एवं ऐतुदन एते वानरा, मुझको भी ऐसे ही दुखी किया है इन बंदरों ने। तो बंदर कहता है ये तस्मादेव, इसलिए ही तू तो कथयामि कहता हूँ, यद अहम एव कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, जंगल का राजा बनने के लिए, ये न जिससे विशाल, जिसके द्वारा विशाल कायम
बड़े शरीर वाले और पराक्रमी, भयंकर भयंकर चापी और भी सिंहम गजम व शेर को या हाथी को पराजित करने के लिए समर्थ है अस्माकम जाति, हमारी जाति। अतः इसलिए वन्य जंतुनाम, जंगली प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमः, हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ऐसा सब कुछ सुनकर, नदी मध्य स्थित है एक बकः, नदी के बीच में स्थित एक बगुला बोलता है। बगुला कहता है, बकः मतलब बगुला, अरे अरे माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथम कैसे, अन्य दूसरा, कोपि राजा भवितुम अर्हति, कोई राजा भवितुम अर्हति बनने की योग्य है। अहम तो, मैं तो, शीतले जले, ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल है, अविचलित होकर, ध्यान मग्न है, ध्यान में स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ की तरह, एक साधु की तरह, सन्यासी की तरह है। एव ही स्थित होकर, सर्वेषां रक्षाया, सभी की रक्षा का, उपायों को, चिंतिष्यामि सोचूंगा, सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजना निर्मीय, योजना बनाकर, और स्वः अपने सभा में विविध पद अलंकुर्वाणई, अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, जंतु भी प्राणियों के साथ, और मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान यानी कि लागू, कार्यश्यामी करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम एवं मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। तो इसमें से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है एक पद वाला है, इसमें है स्थित प्रज्ञ है एवं क्या स्थित भवति, स्थित प्रज्ञ की तरह कौन स्थित होता है, कौन स्थित होता है, अभी तो बताया है। तो बगुला, इसका आ जाएगा बक है, बगुला होता है स्थित प्रज्ञ की तरह, ठीक है, ये कहता है अपने आप को। और इसके बाद है बंदर, वानर है, बकाच कस्मे आत्मानम योग्यो मन्यते, बंदर और बगुला किसको अपने योग्य मानते हैं, किसके लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। बंदर और बगुला कसमई किसके लिए अपने आप को योग्य मानते हैं, किसके लिए, वनराज पद के लिए। भाई जंगल का राजा बनने के लिए ही तो लड़ाई हो रही थी वहाँ, तो ये आ जाएगा वनराज पदाय। इसके बाद है सिंहम गजम व पराजितम केसाम जाति आत्मान में समर्थ मन्यते, शेर और हाथी को पराजित करने के लिए किसकी जाति अपने आप को समर्थ मानती है। तो बंदर कहता है कि हमारी जाति, तो वानराणाम आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, वानराणाम, बंदरों की जाति जो है अपने आप को समर्थ मानती है। इसके बाद आ गया पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। सिंह किम दृष्ट्वा हंसती, शेर क्या देखकर हंसता है। तो ये लाइन आ जाए, गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह हंसती। आपी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपी यहाँ मत लिखना, ये लाइन लिख देना, ये इसकी आंसर बन जाएगा। वन्य जंतु नाम रक्षाई के आत्मानम क्षमा मन्यन्ते, तो बंदरों, ये कहता है वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कौन अपने आप को योग्य मानते हैं, तो बंदर मानते हैं, ये लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की जगह पर क्या करेंगे, के को हटा के सिर्फ वानराह लिख देंगे, बाकी सारी लाइन सेम टू सेम रखेंगे। वन्य जंतु नाम रक्षाई वानराह आत्मानम क्षमा मन्यन्ते, और लास्ट में पूर्ण विराम, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया दूसरे का। वह तीसरा बक है कथम रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यति, बगुला जो है कैसे रक्षा के उपायों को लागू करेगा, कैसे। बक है स्वः सभायाम
यहाँ अपनी सभा में अनेक पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं के साथ मिलकर रक्षोपायन करिष्यति। यहाँ रक्षोपायन तक लिखें। हाँ, यहाँ से लेकर क्रियान्वितान तक फिर लिखें आप कारिष्यति। ठीक है, ये कारिष्यति का कारिष्यामि की जगह पर क्या लिखेंगे? कारिष्यति, कारिष्यति। ठीक है, करेगा। बगुला जो है बका है लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बका है। फिर ये लाइन इतनी को काट देंगे, मान लो बका है स्व सभायाम, अपनी सभा में अनेक पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को लागू करेगा। इसके बाद आ गया त्यक्तवा। इस पद के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? क्या शब्द प्रयोग किया गया है? विहाय, छोड़कर। ये आया है, बगुला कहता है मुझको छोड़कर। त्यक्तवा का मतलब विहाय, त्यक्तवा मतलब त्याग कर, विहाय का मतलब छोड़कर, एक ही बात है। माम अपि एवं ऐतुदन एतेवान रहा, मुझको भी ऐसे ही दुखी किया है इन बंदरों ने। इसमें क्रियापद क्या? ऐतुदन। क्या है? ऐतुदन। ऐतुदन का मतलब होता है दुखी किया, दुखी किया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है शीतले इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत। भाई शीतले, अब ये शब्द किसके साथ में आया है ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ठंडे पानी में रहता हूँ, बगुला कहता है कि मैं ठंडे पानी में रहता हूँ। शीतले जले, तो इसका आ जाएगा जले, क्योंकि शीतले जो है ये विशेषण है, पानी की विशेषता है, जले आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न आता है हमारा प्रश्न निर्माण करने का। प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पदों को आधार बना के। तो यहाँ पर कालायास चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, लोहे का पहिया हमेशा घूमता है, पहले पाठ में से आया है, सूची पर्यावरणम में से। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक शब्द हटा के हमको उनकी जगह दूसरा शब्द स्थापित कर देना है। और वो कौन सा शब्द स्थापित करना है? जो प्रश्नवाचक होगा। अब कालायास चक्रम, कालायास चक्रम को हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे किम। किम सदा वक्रम भ्रमति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। ये हमारा प्रश्न बन गया। इसके बाद आ गया सा निज बुद्धिया भयात विमुक्ता, वह अपनी बुद्धि से भय से मुक्त हो गई। तो इसमें निज बुद्धिया को हटा के इसको हम लिख देंगे कया। ये पूरी लाइन सेम टू सेम रखेंगे। सा कया, ये कै आदि है कया में। स कया नहीं, सॉरी, पूरी है ये, कया में कै पूरी आती है। हाँ, कया ऐसे ही होता है, स्त्रीलिंग में होता है कया। सा कया भयाद विमुक्ता, ये हमारा प्रश्न बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। राम है स्ववाष्पम अवलोक्यति, राम जो है आंसुओं के साथ देखता है। तो इसमें राम की जगह सॉरी कै आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कै। इसके बाद है करुणापूर्वक गृहीत तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थी ने उसको आसरा दिया। तस्मय की जगह आ जाएगा कसमयी। क्या आ जाएगा? कसमयी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है हर एक प्रश्न के बाद, तभी प्रश्न माना जाएगा। ललित लता नाम माला रमणीय, सुंदर लताओं की माला रमणीय है। तो इसमें आ जाएगा कासाम, कासाम माला रमणीय। ये हमारे प्रश्न बन गए। इसके बाद 16वां प्रश्न है मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। अरे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता मम बोधा बहवो हि सन्ति गमने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा।
यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसमें क्या करना है, श्लोक का अन्वय पूरा करना है। इसमें रिक्त स्थान है, 2 श्लोक हैं। देखिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं, 2 श्लोक हैं, दोनों श्लोक मंजूषा से आपको पूरे करने हैं। लेकिन अथवा है, इनमें से एक करना है, या तो ऊपर वाला कर लें या आप नीचे वाला कर लें, रिक्त स्थान भरने हैं। 4 नंबर का ये आएगा। तो पहला रे रे मित्र चातक, पहले में आ जाएगा सावधान मनसा, पहले में सावधान मनसा। गगने ही बहवह अम्बोदा, दूसरे में आ जाएगा अम्बोदा। सर्वेपि तदृशा न सन्ति केचित् वृष्टि भी वसुधाम आर्धयन्ति, तीसरा वसुधाम। केचित् वृथा गर्जन्ति, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः। अब इसकी हिंदी बता देते हैं। अरे रे मित्र चातक, सावधान मन से थोड़ी देर सुनो। गगने ही बहवह अम्बोदा संति, आसमान में बहुत से अम्बोदा संति, बादल हैं। सर्वे अपि एतादृशा न संति, और सारे के सारे ऐसे भी नहीं हैं। केचिद वृष्टि भी ही, कुछ तो बारिश के द्वारा वसुधाम आर्दयन्ति, धरती को गीला कर देते हैं, यानी कि तृप्त करते हैं। केचिद वृथा गर्जन्ति, कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। तुम जिस जिसको देख रहे हो उसके सामने दीनम वचमा ब्रूहि, ये मतलब दीनता वाले वचन मत बोलो, यानी कि हर एक के आगे, हर एक बादल के आगे रिक्वेस्ट मत करो। सारे के सारे बादल बरसने वाले नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आ गया विद्वांसैव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वान ही इस लोक में आंखों वाले कहे गए हैं, दूसरों के चेहरे पर तो जो आंखें हैं वो केवल नाम मात्र की आंखें मानी गई हैं। इसका भावार्थ लिखना है। अस्य भावस्ति यत् अस्मिन् संसारे बुद्धिमन्तः, बुद्धिमान एव ही नेत्रवन्तः, आँखों वाले मन्यन्ते माने गए हैं। यतो ही, क्योंकि वे ज्ञानवंत भवन्ति, ज्ञानवान होते हैं। ज्ञानम च मनुष्यस्य, और ज्ञान मनुष्य की वास्तविक चक्षु आँख भव अस्ति है, और ज्ञान ही मनुष्य की वास्तविक आँख है। अन्यसाम जनानाम, दूसरे मनुष्यों के मुखे चेहरे पर ये नेत्रे भवता है, जो 2 आँखें होती है, वे तो चक्षुर्नामनि भवता है, वे तो आँख नाम मात्र की होती है। ज्ञानम विना ते अंधे भवन्ति, ज्ञान के बिना वे अंधे होते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान आ जाएंगे। आप दोनों में से एक कोई सा भी भर सकते हैं, ये चलेगा। एक 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। इनकी हिंदी हम बता देते हैं। घटनाक्रम के अनुसार मतलब होता है ये लाइन उल्टी सीधी हैं और इनको सीरियल वाइज लिखना होता है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनकी हिंदी हम पढ़ देते हैं। सपुत्रम दृष्टम, वह पुत्र को देखकर वशियानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। न्यायाधीश तम अतिथिम ससम्मान मुक्तवा, न्यायाधीश ने उस अतिथि को ससम्मान छोड़ दिया। तस्मिन् गृहे रात्रौ कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, उस घर में रात में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। मार्गे रात्रौ, मार्ग में रात में करुणाप्रो गृही, दयालु गृहस्थी ने तस्मै आश्रय प्रायच्छत, उसको आश्रय दिया, सहारा दिया। कश्चन निर्धन जन है, किसी निर्धन व्यक्ति ने वित्तम उपार्जितवान धन कमा लिया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि प्रबुद्ध है, अतिथि प्रबुद्ध अभूत हो गया, यानी कि जाग गया। तम अनवधावत च, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटना विषय वक्तुमादिष्टौ, न्यायाधीश के द्वारा दोबारा से उस घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया, कहने का आदेश दिया। पठन काले छात्रावासे, पढ़ने के समय में छात्रावास में निवसन रहता हुआ तस्य पुत्र, उसका पुत्र रुग्ण बहुत बीमार हो गया। तो इनको घटनाक्रम के अनुसार अगर हम ठीक ठाक पहले परिस्थिति के अनुसार लिखेंगे, जैसे जो घटनाएं पहले हुई है उसके बाद क्या हुआ। पहले नंबर पे आ जाएगा कश्चन निर्धन जन, ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगी। दूसरे पे आएगा पठन काले, और तीसरे पे आएगा सपुत्रम दृष्टुम। चौथे नंबर पे आएगा मार्गौ रात्रौ,
और 5वें नंबर पे तस्मिन् गृहे, और 6ठे नंबर पे आएगी चौरस्य पादध्वनिना, 7वें नंबर पे आएगी न्यायाधीशेन, और 8वें नंबर पे आएगा न्यायाधीशः तम अतिथिम। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इस प्रश्न के लिए, वो आपको हर एक पाठ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप हर एक पाठ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जितने भी आपके सिलेबस में पाठ लगते हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कथा को समझे, कहानी को समझे, पाठ की कहानी क्या है, पहले कौन सा काम हुआ, फिर कौन सा, उसके बाद कौन सा। 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में है, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखिए। उचित अर्थ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आप इनको पर्यायवाचक शब्द मान सकते हैं कि पर्यायवाचक पूछ रहा है। तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता, उसकी पत्नी बुद्धिमती पिता के घर में चल पड़ी। तो भार्या के अर्थ में कौन सा शब्द आएगा? पत्नी। ठीक है। माँ ब्रूहि दीनम वचः, मत बोलो दीनम वचः मतलब दीन वचनों को मत बोलो। ब्रूहि का मतलब क्या होगा? वद, बोलना। एतेन आरक्षणा, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि मार्ग में यदुक्तम, जो कहा गया तद्वर्णयामि, उसको बताता हूँ। तो अध्वनि का मतलब होता है मार्ग में, तो मार्गे आ जाएगा। सतशक्ति नाम धूमम मुंचते, सैकड़ों गाड़ियां धुएं को छोड़ रही हैं। मुंचती का मतलब क्या है? त्यजती, छोड़ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई के 2022-23 की जो वार्षिक परीक्षा 10th क्लास की होगी, उसके अनुरूप, उसके प्रारूप के आधार पे सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है। सभी छात्र सैम्पल पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। और एक और विशेष बात हम छात्रों को बता देते हैं, इससे पहले भी हमने सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर या डीओई, जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो संस्कृत का पेपर होता है वार्षिक परीक्षा में, वो भी हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर छात्रों के लिए उपलब्ध करवा रखे हैं, वीडियो बना के डाली हुई है पहले। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनका भी आप अध्ययन करें। और इसके अतिरिक्त एक और सैम्पल पेपर हम छात्रों के लिए जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। छात्र जितने पहले पेपरों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उनसे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसा कई छात्रों का अनुभव रहा है जिन्होंने पहले के पेपरों का गहन रूप से अध्ययन करके परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं। तो छात्र निश्चित रूप से इन प्रश्न पत्रों का, सैंपल पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन ज़रूर करें, ताकि आपकी परीक्षा में उत्तम लब्धि हो, उत्तम अंक की प्राप्ति हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।